हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए 26 क्वेश्चन बोलता है, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तांबे का बना है। उसे पिघलाकर 8 छोटे गोले बनाए गए जिनकी त्रिज्या समान है। छोटे गोलों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अ सॉलिड स्फीयर मेड अप ऑफ अ कॉपर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर 8 centimeter is melted and 8 small sphere of equal radius were made. Find the radius of small spheres. देखो हमें क्या निकालनी है ना, जो स्मॉल स्पेयर हमें क्या बोला है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि एक ठोस गोला है, ठीक है, एक ठोस गोला है। देखो एक ठोस गोला है, उसकी रेडियस कितनी है, जो जो दिया है मैं वो काम करते जा रही हूँ। उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर हमें दी है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी है। इस रेडियस को मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ, ठीक है। जो ये गोला है, जो मेरा ये स्फेयर है, वो इसको पिघला करना, इसको मेल्ट करके, इसको पिघला करके 8 छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं इसके, इसी के 8 छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखो 8 छोटे छोटे गोले, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इस तरह से 8 छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं जो कि बराबर गोले हैं। इनकी रेडियस, इनकी त्रिज्या क्या है, बनाए गए जिनकी त्रिज्या समान है। अब समान है बोल रहा है तो देखो हम इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर ले लेते हैं, समान है ना, तो सबकी क्या हो जाएगी, आर आर हो जाएगी रेडियस। इनकी रेडियस आर है, ठीक है, ये समझने के लिए मैंने बना दिया है। आर रेडियस है तो हमें यही रेडियस हमने निकालनी है, हमने यही रेडियस छोटे गोले की त्रिज्या हमने निकालनी है, ठीक है। देखो देखो जब भी ना, एक ये इस बात को ध्यान में रख लेना, जब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेल्ट करा के या मेल्ट करा के गला के कोई हम एक चीज़ बनाते हैं ना, दूसरी चीज़ों में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एक चीज़ को गला के हम उसको किसी कोई दूसरी चीज़ बना देते हैं उससे, तो उसका जो हमेशा आयतन होता है ना, जो उसका वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। वॉल्यूम उसका सेम रहता है, आयतन उसका चेंज नहीं होता है। गलाने के बाद भी कोई नई चीज़ भी बन जाएगी तब भी उसका आयतन वही रहेगा, ठीक है। तो देखो आयतन वही रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो ये वाले गोले का आयतन इक्वस टू इन सब के गोलों को आयतन को हम इसके बराबर में रख देंगे, क्योंकि यही चीज़ तो ये बनी है ना टूट के। देखो पहले इस रूप में थी, टूटने के बाद ये 8 छोटे छोटे गोलों में बट गई है, देखो ऐसे बट गई है। तो जो इसका आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, इन सब के आयतन के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, देखो गोले का आयतन क्या होता है, हमने फॉर्मूला सीखा है, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है ना। तो देखो गोले का आयतन ये है। अब देखो गोले का जो आयतन है ना, जो बड़े वाले गोले का आयतन है, वो हम बड़े वाले गोले का आयतन लिख देंगे। बड़े वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े वाले की त्रिज्या हमने क्या ली है, बड़े वाले इस गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल आर ली है, तो इसका जो आयतन हो जाए कैपिटल आर क्यूब। और हमारे इस साइड इन सब का योग करेंगे ना, तो ये कितने हैं, 8 हैं, तो मैं क्या लिख देती हूँ, 8 इंटू में 8 है तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इन सब की क्या है, छोटे वाले गोले की स्मॉल आर हमारी त्रिज्या है, ठीक है। तो 4/3 पाई। अब देखो आर की, आर क्या दिया, आर तो हमें बड़े वाले गोले का की रेडियस तो हमें दी है ना, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है। तो 8 ये हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया, 8 4/3 पाई आर क्यूब हमने ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि आर की तो हमने वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या कट जाएगा, देखो 4 पाई से इस साइड भी है इक्वल के, इस साइड भी है, 4 पाई से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, देखो 1 8 से 1 8 कट जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 8 8 64 इक्वस टू यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या बच जाएगा, पाई आर क्यूब बच जाएगा ना, यहाँ आर क्यूब, क्योंकि ये तो 4 पाई/3 तो कैंसिल हो गया था, यहाँ आर क्यूब बच जाएगा। तो देखो अब आर क्यूब, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसका जो घनमूल है ना, 64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है घनमूल, 4 ही तो होता है। तो 6 आर इक्वस टू हमारा 4 वैल्यू निकल गई हमारी, ठीक है। इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है, यानी कि इसका घनमूल 4 होता है। तो आर हमारा 4 निकल गया, 4 किस में दिया था, सेंटीमीटर में, तो हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमें यही तो निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें त्रिज्या निकालनी थी, इन छोटे छोटे वाले गोलों की त्रिज्या निकालनी थी। ये हमने निकाल दी और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 27 बोलता है, वास्तव में
घनों का परिकलन किए बिना उचित सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए निम्न बहुपद का गुणनखंड कीजिए विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फैक्टर्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। देखो हमें क्या दिया है, ये जो दिया है हमने इसका क्या करना है, इसको बिना हमने क्या करना है, इसको देखो उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके करना है। ठीक है, हमने इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, हमने इसको उचित सर्वसमीका का प्रयोग करना है। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो हम ए में ले लेते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला, हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई की टर्म में है, तो हम फॉर्मूले को ए बी और सी की टर्म में ले लेते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, सॉरी यहाँ पर ए बी होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो ना ये हमारा फॉर्मूला है। अब जब भी ना हम क्या करते हैं, अगर हमारा क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, अगर हमारी इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, अगर हम ये इसकी जगह जीरो रखें, यदि इतना बराबर ज़ीरो हो जाएगा ना, तो हमारा जो इसका, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तब हमारा इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। देखो हमारा, अगर हम इसकी जगह जीरो रखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। और देखो हम इस फॉर्मूले में ही रख रहे हैं, इसकी जगह जीरो रख देंगे तो ये पूरा टर्म जीरो आ जाएगा ना, ये जीरो बन जाएगा। देखो जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3ab। तो देखो इसका गुणनखंड ना, हमें सर्वसमीका का उपयोग, देखो ये सर्वसमीका थी हमारी, ये फॉर्मूला था, इसका उपयोग करके हमने ये, हम तो हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारा क्या है, ए क्यूब की जगह क्या है, हमारा ए क्यूब की जगह हमारा एक्स माइनस वाई है ना, ए की जगह हमारा एक्स माइनस वाई है। तो देखो ए की जगह हमारा क्या था, एक्स माइनस वाई है, बी की जगह हमारा क्या है, वाई माइनस जेड है, सी की जगह क्या है, जेड माइनस एक्स है। ठीक, ये है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब देखो ये था ना फॉर्मूला, इसमें देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखो ऐसा ही रूप है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 × a प्लस बी, a 3 × a × b × c ये हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे, ए एक्स माइनस वाई, हमारा ए यही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × a इंटू बी इंटू सी, 3ab और c, क्योंकि c की वैल्यू z माइनस एक्स है। तो देखो हमारा ये आंसर हमारा आ जाएगा, हमें गुणनखंड करने थे ना, तो हमारा यही गुणनखंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। यानी कि निम्न कथन को चरों वाले रैखिक समीकरण के, निम्न कथन को दो चरों वाले, निम्न कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। देखो क्या कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमने लिखना है। देखो दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है, उसका जो रूप होता है ना, वो क्या होता है, उसका रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो हमने इस रूप में इसको लिखना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, कौन सा स्टेटमेंट दिया है, हमें दिया है कि ये वाला, देखो ये वाला कथन है हमारा, एक मेज की कीमत एक कुर्सी की कीमत के 2 गुनी के बराबर है, ये हमने इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो देखो कुछ नहीं करना है, इतना आसान है। जो ये इसने किस में दिया है, इसने लैंग्वेज में दिया है, हमने इसको इस गणित के रूप में लिख देना है, यानी कि हमने रैखिक समीकरण के रूप में लिख देना है इसको, इसी बात को। ठीक है, तो देखो एक मेज की कीमत एक कुर्सी की कीमत की 2 गुनी है। जब भी ये बोले ना, जिसका दुगुना बोले, तो हम उसको पहले उसको कुछ मान लेते हैं। इसका मतलब एक कुर्सी का दुगुना बोल रहा है ना, कीमत एक कुर्सी की कीमत की 2 गुनी है, तो हम क्या करते हैं, कुर्सी की कीमत को मान लेते हैं। माना कुर्सी की कीमत एक्स है, माना एक कुर्सी की कीमत, माना एक कुर्सी की कीमत क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है, और उसके बाद जब बोलता है, देखो कुर्सी की कीमत एक्स है, तो मेज की कीमत क्या हो जाएगी,
तब मेज की कीमत, मेज को हम क्या मान लेते हैं, मेज की कीमत को हम y से दिखा देते हैं, ठीक है। तो मेज की कीमत क्या हो जाएगी, इसकी दोगुनी है ना, तो 2 × x हो जाएगा ना। तो हम देखो, हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, हमारी इक्वेशन y = 2x हमें मिल गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने इसको इस रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, देखो 2x के पास में हम y को भेज देते हैं, 2x माइनस वाई, इस y को हम इस साइड ले गए राइट साइड में, ठीक है। ये = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारी इस रूप की इक्वेशन बन गई है, लेकिन अभी भी अच्छे से नहीं बनी है। आंसर तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ना, लेकिन हम इसको और क्या लिख सकते हैं, या करके देखो 2x, देखो एक ही जगह 2 है ना, एक ही जगह 2 है हमारा, और x की जगह x है, प्लस b, इस रूप में हम बना देते हैं -1। देखो y का गुणांक -1 है ना, तो -1 × y, और प्लस 0 की जगह तो कुछ है नहीं, तो हम 0 लिख देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, ये 0 = 0। तो देखो ये हमारा आ गया है 2 चर। देखो 2 चर का मतलब क्या है, एक चर हमारा x है और एक चर हमारा y है, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण के रूप हमने लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर ये है, ये भी सही है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही हैं, लेकिन ये एकदम इसी का रूप हो गया, ठीक है। अब देखो 29 क्वेश्चन है, बिंदु A 3,2 और बिंदु जो B है 3,-4 को ग्राफ पर निरूपित कीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जो इसने निरूपित कीजिए बोल रहा है, हम ये काम कर देते हैं। तो देखो हम बना देते हैं x एक्सिस और y एक्सिस बना देते हैं, x डैश y डैश, ये मूल बिंदु O है, ठीक है, ये मूल बिंदु O है। हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो सबसे जो अधिकतम नंबर है वो कहाँ तक गए हैं, 4 तक गया है ना। देखो 4 तक गया, माइनस का 4 है, 4 तक गया है, तो 4 कहाँ गया, माइनस साइड में ना। देखो सबसे पहले हम 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, जितना मैक्सिमम नंबर है ना हम उतना ही ले करके अपना ग्राफ बना सकते हैं, हमें और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो 1 2 3 4, नीचे भी हम चलते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिखाना है, 3,2 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, 3,2 ये ए पॉइंट है ना। और उसके बाद दूसरा वाला बी क्या बोलता है, 3,-4, तो 3,-4 हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, -4, 3,-4, क्योंकि वाई क्या है, नेगेटिव का है ना, तो क्या हो जाएगा बी 3,-4, यही तो बोल रहा है ना। देखो 3,2 3,-4, क्योंकि y नेगेटिव में नीचे को आएगा, तो यहाँ पर ये बिंदु भी है। अब ये बोलता है कि देखो ये क्या बोलता है, इनको मिलाइए, तो हम इनको मिला देते हैं, चलो इनको मिला देते हैं, हम दूसरे कलर से मिला देते हैं ताकि साफ साफ दिख जाए। ये हमने इनको मिला दिया, ये वाला पॉइंट थे, ये हमने इनको मिला दिया है, ठीक है, ये मिला दिया है। फिर उसके बाद आगे क्या बोलता है, उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जहाँ ए बी रेखा अक्ष को काटती है। तो अक्ष को काटती है, कहाँ पर काटती है, देखो इसके निर्देशांक देखो 3 पर काट रही है ना, तो इस 3 पर काट रही है, तो हम यहाँ पर लिख रहे अक्ष को यहीं पर तो काट रही है, ये इस 3 के पास। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,0, 3,0 ही तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ना। x = 3 पर 3,0, क्योंकि y निर्देशांक 0 होता है। देखो x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है, देखो ये 3 है ना, 0, ये हमारा 3,0 यहाँ पर आ जाएगा इसके निर्देशांक। तो क्या है, हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे, देखो जो ये पूछता है, ये क्या पूछ रहा था, उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जहाँ ए बी रेखा अक्ष को काटती है। हम क्या लिख देंगे, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक जहाँ पर रेखा ए बी, इसको मैं ए बी नाम दे देती हूँ, ए बी, ठीक है, इसको हमने ए बी नाम दे दिया, जहाँ पर रेखा ए बी अक्ष को काटती है, जहाँ पर रेखा ए बी अक्ष को काटती है। अब देखो अक्ष को काटती है तो निर्देशांक क्या है, ये वाले 3,0, ये निर्देशांक है, ठीक है, 3,0 है। अब देखो ना ये क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, यह रेखा किस अक्ष के समांतर है। तो देखो किस अक्ष के समांतर है, ये तो y अक्ष के समांतर है, x के तो नहीं है, ये तो y के समांतर है। तो हम क्या लिख देंगे, यह रेखा
यह रेखा किस अक्ष के, y अक्ष के समांतर है। यह रेखा y अक्ष के समांतर है, समांतर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्म के दोनों कोणों के समद्विभाजक परस्पर समकोण बनाते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। क्या कहता है, देखो हमें क्या बोलता है कि एक रैखिक युग्म, रैखिक युग्म यानी कि मैंने ये रैखिक युग्म बना दिया, ठीक है। एक हमारा कोण ये वाला, एक ये वाला। देखो रैखिक युग्म क्या होता है ना, इनका जो सम होता है, इनका जो योगफल होता है वो 180 के बराबर होता है। तो एक ये वाला रैखिक युग्म बना लिया मैंने। ये देखो, ये रैखिक युग्म का मतलब है जोड़ा, ये है और ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये रैखिक युग्म बना दिए। इसका योगफल देखो, ये वाला जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये बना दिया। लेकिन ये क्या बोलता है आगे क्वेश्चन में, बोलता है कि क्या बोलता है, इन कोणों, देखो वो रैखिक युग्म के दोनों कोणों के समद्विभाजक परस्पर समकोण होते हैं। इसका मतलब देखो एक ये वाला युग्म है, ये वाला युग्म है, इसका जो समद्विभाजक है ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो समद्विभाजक है उसको मैं इस ग्रीन से दिखा देती हूँ। देखो ये समद्विभाजक है। तो ये बोलता है कि जो ये समद्विभाजक है ना दोनों की, इसका ये वाला, ये पिंक वाला और ये ग्रीन वाला, ये समद्विभाजक, ये क्या बनाते हैं, ये समकोण बनाते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाता है, ये हमने ऐसे दिखाना है, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनाता है, ये दिखाना है हमने। ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन वाला। अब देखो इसको तो मैं ए बी लाइन ले लेती हूँ, ठीक है। ये ओ हो जाएगा, इसको ओ ले लेते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं और इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिखाना है, डी ओ सी। हमें हमें क्या निकालना है, टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये वाला एंगल, जो एंगल डी ओ सी ये बराबर 90 डिग्री दिखाना है हमने। यही तो हमने समकोण दिखाना है, इसको हमने 90 डिग्री दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर ये इसका समद्विभाजक है ना, देखो अगर ये वाला एंगल x होगा, समद्विभाजक में क्या होता है बराबर भागों में बांटते हैं ना, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये y होगा तो ये भी y होगा। तो देखो अब हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी थी रैखिक युग्म लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी थी, क्या होता है उसमें, इन सभी का जो ये लाइन पे जितने भी कोण बनते हैं ना, जितने भी एंगल बन रहे होते हैं इसमें, एक लाइन में एक तरफ, एक सीधी रेखा के एक साइड में या ऊपर या नीचे, उनका योग क्या होता है 180 होता है। तो हम क्या लिख देंगे, देखो योग इसके ऊपर कौन कौन से एंगल बने हैं, देखो इसी लाइन में हमारा y भी बना है, ये वाला y भी बना है, ये x भी बना है और ये वाला x भी बना है। तो क्या कर देंगे हम, y प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये किस प्रॉपर्टी से आया, ये हमारा आया रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से, ठीक है, लीनियर पेयर से ये हमें मिला। तो देखो इनका ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ तो y प्लस x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो y प्लस एक्स हमारा क्या आएगा, ये इस साइड चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगी ना, 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। देखो 90 डिग्री हमारा y प्लस एक्स आ गया। अब देखो y प्लस एक्स यहाँ क्या है, देखो हमने यही तो निकालना था, ये वाला y प्लस एक्स मतलब ये अंदर वाले, ये वाला y ये x, तो हमने यही तो निकालना था। अब मैं देखो y प्लस एक्स की जगह क्या लिख सकती हूँ, देखो y प्लस एक्स ये दोनों एंगल तो है ना, तो देखो ये और ये, तो हम इसको y प्लस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी ओ सी भी तो लिख सकते हैं ना। तो डी ओ सी एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया, देखो यानी कि समकोण। तो हमने प्रूव करना था, यही करना था ना बच्चों, तो हमने यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। ये हमने लिख दिया इति सिद्धम, यही हमने निकालना था। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में अगले 30 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।